आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार स्मृति की दूसरी अवस्था बताइए। दूसरी अवस्था पूछी गई है संचयन, पुनः प्राप्ति, कूट लेखन या संवेदी। थर्ड आंसर आ रहा है, शालिनी जी का थर्ड आंसर आया है। राधिका जी ए कह रही हैं संचयन। भावना जी पुनः प्राप्ति कह रहे हैं। चंद्रकला जी ए कह रही हैं। इसका राइट आंसर है ए संचयन, मतलब स्टोरेज। ये इसकी दूसरी अवस्था है। कोई बता सकता है कि हमारी स्मृति की कितनी स्टेज होती हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। स्टेज की हमारी जो स्मृति है इसकी आपकी 3 स्टेज होती हैं। एक होता है कूटलेखन, और होता है सेकंड नंबर पे होता है संग्रहण या जो संचयन वो है। थर्ड नंबर पे होता है पुनः प्राप्ति। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं आपकी स्मृति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुटनों को मोड़कर एक एड़ी को जन्नांकों एवं गुदा के मध्य रखकर दूसरी एड़ी को पहली एड़ी पर रखकर स्थिर स्थिति में शरीर को सीधा रखने की दशा कहलाती है। पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन या सिद्धासन। सभी मैसेज करें। थर्ड सर स्वास्तिकासन कह रहे हैं। संतोषी जी भी थर्ड कह रही हैं। भावना जी थर्ड कह रही हैं। प्रकाश जी फोर्थ कह रहे हैं। काफी मतभेद है इसमें। स्वास्तिकासन और सिद्धासन। राधिका जी भी 4 कह रही हैं सिद्धासन। इसका राइट आंसर आपका सिद्धासन है, क्योंकि दोनों घुटनों को मोड़कर एक ओड़ी को, मतलब एड़ी को आपके सिवनी नाड़ी और दूसरे ऊपर रखना है। हर प्रतीका में जो बताया गया तो इसको हम सिद्धासन बोलेंगे। इसका राइट आंसर सिद्धासन है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुराण की विशेषता है? सर्ग और प्रतिसर्ग, प्रश्न या अनुवाक, मंडल और अध्याय, कांड या अध्याय। इनमें से पुराण में क्या यूज होता है वो हमें बताना है। शालिनी जी 1 कह रही हैं। चंद्रकला कोठारी जी डी कह रही हैं। संतोषी जी 3 कह रही हैं। भावना जी डी कह रही हैं। इसमें भी काफी मतभेद है इस आंसर में। राधिका जी भी 4 कह रही हैं, कांड और अध्याय। और इसका राइट आंसर है सर्ग और प्रतिसर्ग। इसका आंसर राइट फर्स्ट आंसर है सर्ग और प्रतिसर्ग। कोई बता सकता है इनमें जो और हैं मंडल और अध्याय, कांड और अध्याय किस चीज में यूज होता है? कोई बता सकता है? मंडल और अध्याय हमारे किस में यूज होते हैं? ये हमारे ऋग्वेद में या वेदों में हमारे मंडल और अध्याय यूज होते हैं। कांड और अध्याय जो है ये हमारा रामायण का है। रामायण में हम जो हमारे अध्याय होते हैं उनको हम कांड भी बोलते हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड और वो कांड। ठीक है। प्रश्न और अनुवाद का तो मुझे भी नहीं मिल पाया है। इसको अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं, नहीं पता तो फिर हम आगे सर्च करेंगे। शायद उपनिषद का है नेक्स्ट जी ये। क्या कह रहे हैं? उपनिषद का है शायद। सॉरी, एक बार और बता दीजिए। उपनिषद में है। संतोषी जी, आशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बता सकते हैं। हाँ मैम, उपनिषद में है ना प्रश्न और उपनिषद अनुवाद। में? हाँ आवाज। हाँ जी, अच्छा, उपनिषद में है। ठीक है, ठीक। हाँ, प्रश्न, उसमें प्रश्नों का यूज होता है। वेरी गुड। प्रश्न उत्तर में, हाँ, उपनिषदों में अनुवाक भी इसका है यूज। इसमें। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। रूमेटाइडिक अर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। इसका जो तर्क है वो है शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है।
इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपने चुनना है। और नीरज जी ए कह रहे हैं, भावना जी ए, चंद्रकला कोठारी जी भी ए, संतोषी जी भी ए, शालिनी जी भी ए। तो इस सभी ए की तरफ जा रहे हैं और इसका राइट आंसर भी ए है, तो इसलिए ये ए ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिससे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है। इसमें ए बी सी डी ई और इसके विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से चुनना है। संतोषी जी डी कह रही हैं, शालिनी जी 1 कह रही हैं, भावना जी भी 1 कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी जी भी ए कह रही हैं, नीरज जी ए कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ए ही है। ये हठ प्रदीपिका के फर्स्ट अध्याय के 47 श्लोक में है बताया गया है कि 1 वर्ष में जो योगाभ्यास सिद्ध कर सकता है वह त्यागी, मिताहारी और ब्रह्मचारी और योग परायण होना चाहिए। योग परायण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6, महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद या कैवल्यपाद? सभी के आंसर टू भावना जी, नीरज जी, शालिनी जी, नीरज जी साधना पाद कह रहे हैं सभी, निगम सैनी जी ये सभी सेकंड कह रहे हैं और इसका राइट आंसर सेकंड ही है, साधन पाद। और दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है? सरसों के तेल में, मछली के तेल में, घी में, मक्खन में, तिल या घी? अनसेचुरेटेड फैट जो होता है उसके बारे में पूछा गया है इसमें। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको 3 विकल्प चुनने हैं और भावना जी सेकंड कह रही हैं, राधिका जी ए कह रही हैं, प्रकाश जी बी कह रहे हैं, निगम जी ए कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में काफी मतभेद हैं। चंद्रकला जी डी कह रहे हैं और जो डी कह रहे हैं उनका आंसर सही है। इसका आंसर ए, बी और ई आंसर सही है। अब ये कोई बता सकता है कि फैट कितनी प्रकार के होते हैं हमारे? उसी के आधार पे पता चल जाएगा। 2 फैट टाइप्स के प्रकार, होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं? सैचुरेटेड में वो होते हैं, गुड फैट हाँ जी होते हैं ना, बोलिए। गुड फैट। गुड फैट होता है। अनसैचुरेटेड में जो हाँ जी, मैं बता देती हूँ। सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो घी और जो मक्खन है वो सैचुरेटेड फैट है, घी और मक्खन। और जो हमारा अनसेचुरेटेड फैट होता है जिसे हम असंतृप्त वसी अम्ल कहते हैं, ये हमें प्लांट से मिलता है, जैसे सरसों का तेल और तिल का तेल। मगर ये मछली का तेल भी बताया गया है इसमें, जो पढ़ा गया था वो तो ये है। मगर इसका 4th आंसर इज सही है, ए, बी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी तर्क और आपका अभिकथन है। फर्स्ट में कह रहे हैं, धीरे धीरे आसन, प्राणायाम व षट क्रिया करने से ब्रोंकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनः जीवित हो सकती हैं। आसन, प्राणायाम एवं षट क्रियाएं शरीर से अशुद्धि को दूर करने के लिए सहायक रूप में एक दूसरे का पूरक होती हैं। तो इसमें भी आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन को चुनना है। नीरज जी ए कह रहे हैं, चंद्रकला कोठारी जी भी ए कह रहे हैं, संतोषी जी बी कह रही हैं, भावना जी बी कह रही हैं, प्रकाश जी ए कह रहे हैं।
और जिन्होंने, शालिनी जी बी कह रही हैं, राधिका जी ए कह रही हैं 1। तो जिन्होंने भी 1 आंसर दिया है वो राइट है। इसमें ए आर और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। धीरे धीरे हम जब आसन प्राणायाम षट क्रियाएं करते हैं तो हमारी जैसे ब्रोंकियल अवस्था है, ये इसकी जो पेशियां हैं वो पुनर्जीवित होती हैं, वहां पर रक्त का संचार बढ़ता है जिससे वह अच्छी होती हैं। और फिर आसन प्राणायाम अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप में एक दूसरे का पूरक होती हैं। जब हम आसन प्राणायाम षटक्रम एक साथ करते हैं तो उसका बेनिफिट एक साथ अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, प्रकृति लय, अविघात, ऊर्ध्व गमन और अपव्यय। इसमें आपको देखना है और मिलान कीजिए। इसमें 4th ऑप्शन होंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ, आप सही से दिख रहे हैं। शालिनी जी 1 कह रहे हैं, नीरज जी ए कह रहे हैं 1, संतोषी जी भी ए कह रही हैं 1, राधिका जी भी ए कह रही हैं। नीरज जी आप इसका मिलान करके बताइए। जी देखिए, धर्म जो है उसका है ऊर्ध्व गमन, और ज्ञान है हमारा उसका अपवर्ग होगा, वैराग्य का प्रकृति लय और ऐश्वर्य का अभिघात। वेरी गुड, ये आंसर आपका। जिन्होंने भी ए 1 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव होता है? नीरज जी ए कह रहे हैं, संतोषी जी भी ए कह रहे हैं, भावना जी भी ए कह रहे हैं, निगम जी भी ए कह रहे हैं, राधिका जी भी ए कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। अब कोई इस श्लोक का वर्णन कर सकता है या श्लोक सूत्र संख्या बता सकता है तो वो बता दें। ये कहाँ पे इसका किया गया है, वर्णन कहाँ पे किया गया है? वो तत्परम वाला है क्या दीदी? तत्परम पुरुष ख्याते गुणातीत। प्रत्यय विधेय हाँ, प्रकृति लय। नहीं, प्रकृति लय वाला तो नहीं होगा। इसका आपका फर्स्ट अध्याय का दिया हुआ है, आपका समाधि पाठ का 16वां क्वेश्चन, वो 16वां सूत्र है, सूत्र है ना, तत्परम पुरुष तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतिष्यम। ख्याते शालिनी जी बिल्कुल सही है। जब हमें पुरुष का ज्ञान परम होने से पुरुष प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये निम्नलिखित में से त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम पूछे गए हैं। इसमें त्रिशिखो ब्राह्मणों के अनुसार पूछा गया है। अब इसमें आपने राइट ऑप्शन चुनना है। दया, क्षमा, धैर्य, दान, व्रत। शालिनी जी ने 1 कहा है, नीरज जी ए कह रहे हैं, और नीरज जी का आया ए बी सी। भावना जी भी 1 कह रहे हैं, प्रकाश मिश्रा जी भी ए कह रहे हैं, निगम ए, निगम सैनी जी ए, राधिका ए, चंद्रकला कोठारी जी ए। तो इसका राइट आंसर ए ही है। दया, क्षमा और धैर्य इसका राइट आंसर है। और कोई हमें 10 या यम बताना चाहेगा, जिसको लर्न है वो बता सकते हैं, 10 यमों का वर्णन कर सकते हैं। किसी को लर्न है तो बता सकते हैं। हमारे त्रिशिखु ब्राह्मण उपनिषद में कौन से 10 यम बताए गए हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ।
आपके अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच, ये यम बताएंगे हमारा त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आदि दैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। छांदोग्य उपनिषद अभी वैसे हमने पढ़ा नहीं, बताएंगे सभी अगर आता है तो। छांदोग्य नहीं पढ़ा है, हाँ जी आप सही कह रहे हैं, नहीं पढ़ा है। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर 4th है, आदित्य की। ये प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में दिया गया है, इसका चर्चा वहां पे मिलती है। छांदोग्य के अनुसार आदि दैविक जो उद्गीत उपासना का है वो आदित्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता से लिया गया है। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है। युक्त निद्रा, युक्त कर्म, युक्त आहार, युक्त शिक्षा या युक्त विहार, इसमें से आपको चुनाव करना है, सही उत्तर को चुनना है। शालिनी जी 3 कह रही हैं, भावना जी भी 3, नीरज जी भी 3 और निगम जी भी 3। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 है। सभी मैसेज करें। और कोई बता सकता है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमें गीता में, कौन से अध्याय में इसका वर्णन किया गया है? ये गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। हाँ बिल्कुल सही आशा राणा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसका ये 6ठे अध्याय जिसमें कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी बहुत बढ़िया। और इसमें युक्त निद्रा, युक्त कर्म, युक्त आहार और युक्त विहार की बात कही गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पतंजलि जी का क्वेश्चन। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख व प्यास की निवृत्ति हो जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। शालिनी जी भी कह रही हैं, नीरज जी भी कह रहे हैं और प्रकाश जी भी, राधिका जी भी, चंद्रकला जी कोठारी जी भी। और इसका राइट आंसर बी है, कंठकूप में। ये इसका राइट आंसर है। कौन से पाठ से लिया गया है, कोई बता सकता है? विभूति पाठ से। विभूति पाठ, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के अभ्यास से मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। डी आंसर आ रहे हैं। शालिनी जी भी डी कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी डी, प्रकाश मिश्रा जी डी, राधिका जी डी। सबका डी आ रहा है मगर इसका आंसर तो कुछ और है। जरा सोचिए, विचारिए और फिर आंसर दीजिए। ये इंग्लिश में बोल देगी एक बार, अब क्या क्या है ये अनुकंपा तंत्रिका? ये इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और स्वायत्त तंत्रिका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड अनुकंपी आपका हो गया सिंपैथेटिक हो जाएगा, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होगा और फिर इसका। हाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर ही तो होता है। जी जी सिंपैथेटिक है। क्या आंसर है इसका पुष्पा जी? सिंपैथेटिक होगा ना? नीरज जी क्या कह रहे हैं? आवाज कम आ रही है। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका फर्स्ट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट आंसर है इसका। ये हमारा योगाभ्यास की जो बुक है, अच्छा अध्यास क्या की विधियां,
किया गया है। क्या क्या बोलते हैं उसको, एक बार और बताना इंग्लिश में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक सिस्टम, ओके। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही अनुकंपीय परानुकंपीय आ जाते हैं, इसलिए ऑटोनोमिक नर्वस हाँ, ये उसके अंतर्गत आते हैं, अच्छा मगर अच्छा, जो हाँ। ऊपर है वो स्वायत्त शक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा डैश के नाम से जानी जाती है। सी ब्राह्मी, शालिनी जी भी सी, चंद्रकला कोठारी भी जी, ब्राह्मणा जी भी सी कह रहे हैं, और इसका राइट आंसर भी सी है, ब्राह्मी हमारी 12वीं मात्रा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा तेज गति से करेंगे क्योंकि हमारे पास 90 क्वेश्चन हैं और इसलिए थोड़ी सी हम गति बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? सम्यक सुधा, आंतरिकी नियमित प्रक्रिया, शरीर की असंगति या युक्त निद्रा। भावना जी 3 कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी जी सी, सभी सी, नीरज जी सी, शालिनी जी सी, निगम जी 3 और प्रकाश मिश्रा जी 3। ये भी राइट है सभी का, सभी सही आंसर की ओर जाते हुए शरीर की असंगत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 18, योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? मृग से, पर्वत से, वृक्ष से या सिंह से? शालिनी जी, योगा जी सी कह रही हैं, नीरज जी सी कह रहे हैं, भावना जी भी सी कह रहे हैं, प्रकाश मिश्रा जी भी सी कह रहे हैं, निगम जी भी 3 कह रही हैं, और इसका राइट आंसर 3 ही है, वृक्ष से शरीर की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 19, कठोपनिषद के अनुसार अंतर आत्मा अंकुश परिणाम में कहाँ स्थित रहता है? मस्तिष्क में, मूर्धा में, हृदय में या भ्रिकुटी में? शालिनी जी 3 कह रही है, नीरज जी 3 और सभी का आंसर 3, ब्राह्मणा जी, राधिका जी, प्रकाश जी, सभी का सी आ रहा है और ये राइट आंसर है, हृदय में ही निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तड़ागी, शांभवी, शक्ति चालनी, खेचरी। सभी भावना जी, शालिनी जी सेकंड कह रही हैं और चंद्रकला कोठारी जी भी, निगम जी भी, और इसका राइट आंसर भी यही है, ये शक्ति चालिनी मुद्रा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। श्रेष्ठता के आधार पर इन्हें आपने क्रमबद्ध करना है। शालिनी जी 4 कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी जी भी डी कह रही हैं 4, भावना जी भी 4 कह रहे हैं। तो प्रकाश मिश्रा जी भी 4 कह रहे हैं, राधिका जी ने भी 4 कहा है और इसका राइट आंसर ही 4 है। हमारा मंत्र लय, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग श्रेष्ठता के आधार पर यही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 22, घरेण संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धमा न्यूयातः किसका लाभ है? धौती का, त्राटक का, नेति का और कपालभाति का। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नीरज जी सेकंड कह रहे हैं, भावना जी भी सेकंड कह रहे हैं, नेति, प्रकाश मिश्रा जी भी बी और निगम जी भी बी, चंद्रकला कोठारी जी भी बी, और इसका राइट आंसर बी ही है, नेति खेचरी का है, खेचरी सिद्धि की प्राप्ति होती है। नेति के और कौन से हमारे लाभ हैं, कोई बता सकता है? ये तो इसका एक लाभ है, 2 लाभ और हैं। कफ दोष का निवारण करता है। कफ दोष का निवारण और जातुर लोग मतलब शोल्डर से ऊपर के रोग का दूर करता है, जरतुर और इसमें दिव्य दृष्टि का भी दिया गया है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्राटक नीति दोनों से होता है वो तो। हाँ हाँ, इसमें तो वो पूछा गया मगर नेति का मैं पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पूजा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
आगे स्क्रीन करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइट से। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मिलेगी ब्लास्टिक एनीमा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, प्लेगा और पर्निशिया एनीमिया। शालिनी जी 2 कह रही हैं, भावना जी 3 कह रही हैं, निगम जी 2 कह रही हैं, नीरज जी भी 2 कह रहे हैं। और इसका राइट आंसर जिसने भी 2 दिया है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ऑप्शन में तो इसमें फर्स्ट बोला है। फर्स्ट किसने बोला? ऑप्शन में उधर ऑप्शन लिखा हुआ है साइड में। फर्स्ट तो वो रॉन्ग है ना, लास्ट ईयर जिसने वो आंसर जो उसका जिसने अच्छा किया उसका है है वो ये। है, मगर इसका आंसर ओके सेकंड है। ओके ओके, मुझे लगा इधर ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, तो पढ़ी ही नहीं शिव है। संहिता के अनुसार रजोगुण में परिपूर्ण माया को किस रूप से जाना जाता है? ये भी हमने दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या काली। भावना जी सेकंड कह रही है, राधे जी का सेकंड, शालिनी जी सेकंड, नीरज जी भी सेकंड, आशा राणा जी सेकंड, प्रकाश मिश्रा जी भी सेकंड कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, और इसका राइट आंसर बी ही है, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 25, मनोमनी की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा एवं सुषुम्ना नाड़ी। आंसर बहुत ही आसान है इसका। भावना जी थर्ड कह रही हैं, शालिनी जी भी थर्ड, निगम जी थर्ड, राधिका जी थर्ड, आशा राणा जी थर्ड, चंद्रकला कोठारी जी थर्ड, प्रकाश मिश्रा जी थर्ड और नीरज जी भी थर्ड। इसका सही राइट आंसर सुषुम्ना नाड़ी ही है। राइट है ये बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जय कृष्णा, परिदा जी भी थर्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? ये भी नाद बिंदु जो अभी पूछा गया था क्वेश्चन, उसी को घुमा फिरा के दोबारा दे गया है। कौन सी आपकी मात्रा पूछी गई है? 5वीं, 10वीं, 9वीं? और सभी के आंसर डी आ रहे हैं, नीरज जी, भावना जी, चंद्रकला जी और आशा राणा जी, राधिका जी, सभी का डी। और इसका राइट आंसर भी डी है, 12वीं मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि में विभूतियों सिद्धियों को विघ्न बताया है और ये व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा है? लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उसमें ना तो राग करना चाहिए ना अभिमान, क्योंकि ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। अब इसमें से आपने चुनाव करना है। नीरज जी ए कह रहे हैं, भावना जी भी ए कह रहे हैं, निगम जी 2 कह रही हैं, शालिनी जी भी 2 कह रहे हैं, चंद्रकला जी ए कह रही हैं, 1 कह रहे हैं, राधिका जी 2 कह रहे हैं। मगर इसका राइट आंसर जिन्होंने भी 2 दिया है वह ठीक है। ये दोनों ही ठीक हैं, मगर ये अलग अलग जगह से लिया गया है। समाधि में विभूतियों को विघ्न बताया, व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा गया है। जो ये श्लोक किया गया है वो है विभूतिपाद का 37 सूत्र है, और जो नीचे वाला दिया गया है वो लोकपाल देवताओं के आमंत्रण, इसमें ना तो राग करना चाहिए ना अभिमान, ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। और ये 51 विभूतिपाद के ही 51 सूत्र से लिया गया है। तो ये एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें यह इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अंग में जैतत्व, अनवस्थिता, अविरति, आलस्य, इनमें से अंतराय क्या नहीं है? शालिनी जी 1 कह रही हैं, नीरज जी 1, निगम जी 1, राधिका जी भी 1 और भावना जी भी 1, और इसका राइट आंसर 1 ही है। आशा जी भी 1 कह रही हैं।
चंद्रकला कोठारी जी 1, इसका राइट आंसर 1 ही है, अंग में जेतत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29, हेतु के द्वारा हेतु मान के ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण, प्रमेय, अनुमान या आगम? शालिनी जी 1 कह रही हैं, भावना जी 3 कह रही हैं। निगम जी भी 3, शालिनी जी भी 3, नीरज जी कह रहे हैं नॉट कंफर्म। चलिए, जिन्होंने भी थर्ड आंसर दिया है उनका राइट है। इसका राइट आंसर अनुमान है। हेतु के द्वारा, जो हमारा कारण है उसके द्वारा कारण की उत्पत्ति कहाँ से है, हेतुमान का ज्ञान जहाँ से होता है उसे हम अनुमान कहते हैं। जैसे आग लगने पर धुआं दिखाई देता है, धुआं लगने पर हमें पता चलता है कि आग है, तो इसलिए अनुमान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सुमेलित करना है, मिलान करना है। प्रस्तुत तनु विच्छिन्न उदार, दौर्मनस्य, मैत्री एवं करुणा, शुद्ध आहार एवं विहार। भावना जीवन कह रहे हैं। वन और नीरज जी डी कह रहे हैं। चंद्रकला जी 1, शालिनी जी 1, राधिका जी 1, आशा राणा जी 1। ये इसका राइट आंसर है। आशा राणा जी, आप इसका आंसर देना चाहेंगे? इसका आंसर 1 ठीक है। इसमें प्रस्तुत तनु विच्छिन्न और उदार जो है ये क्लेशों की अवस्थाएं हैं, और जो दौर्मनस्य है वो विक्षेप सहभूम है, और मैत्री और करुणा जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि शुद्ध आहार और विहार जो है वो स्वस्थ जीवन शैली है। हाँ, ये इसका राइट आंसर है। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना के किस अवस्था से संबंधित है? तुरिया, स्वप्न, सुषुप्ति या जागृत? शालिनी जी 3rd कह रही हैं, नीरज जी भी 3rd कह रहे हैं, सी। राधिका जी भी सी कह रही हैं, निगम जी 2 कह रही हैं, जय कृष्णा परिदा जी 1 कह रहे हैं, भावना जी भी 1 कह रही हैं। और इसमें काफी मतभेद इस आंसर में, मगर इसका राइट आंसर 3 है, सुषुप्ति अवस्था। इसका राइट आंसर 3rd है। मांडुक्य उपनिषद में जो प्राज्ञ है वो सुषुप्ति अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पा दीदी, इसको क्लियर कर दो ना कि वैष्णवर में जागृत अवस्था आती है, प्राज्ञ में स्वप्न आती है, और इसमें सुप्ति आएगी। किसी को लर्न है, कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं। किसी को पता हो तो इसको क्लियर कर दो। वो 3 वैष्णवर, तेजस और प्राज्ञ, इसमें तीनों अवस्थाएं आती है ना। एक मिनट रुकिए। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये ओमकार की चरण पाद है ना, उसकी बात कर रहे हैं ना। वैश्वनर, प्राज्ञ, अद्वैत। जो आपकी 4, चलिए आप बता रहे हैं तो बता दीजिए। जी, वैश्वनर में क्या है? विश्व नर, अग्नि, उष्णता, तेज, ऊर्जा, ये उसके अंतर्गत आती है। और जो तेजस है उसके अंदर ज्योति, प्रकाश का स्वामी, दीप्ति, ये इसके अंदर तेजस के अंदर आती है। और प्राज्ञ के अंदर आता है बुद्धिमान और ज्ञान। और अद्वैत मतलब पूर्ण है, ओमकार, इसके अंदर आता है अपना शून्य एकात्म भाव, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। तो ये 4 पाठ दिए यहाँ पे, चतुर्थ पाठ कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें 4 मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अमात्रा। अकार में वैष्णव और उकार में तेजस, मकार में प्राज्ञ और अमात्रा में अद्वैत है। इसी तरह इसमें अवस्थाएं जागृत, सुषुप्ति और तुरीया। अकार में जागृत है। जी जी। हाँ जी,
और जागृत उकार में स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति। तो ये प्राज्ञ के साथ सुषुप्ति दिया गया है, ये मकार के द्वारा आते हैं, मकार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 32। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं जीभ में, एसोफेगस के प्रारंभिक भाग में, इसोफेगस के पार्श्व भाग में, फैरिंग्स में, त्वचा के डर्मिस में। ऐच्छिक, शालिनी जी 4 कह रहे हैं, भावना जी भी 4 कह रहे हैं, नीरज जी भी 4 कह रहे हैं, डी। निगम जी भी 4, जय कृष्णा परिदा जी भी 4, चंद्रकला कोठारी जी भी 4, और इसका राधिका जी भी 4। इसका राइट आंसर भी 4 है। प्रकाश मिश्रा जी ने भी इसका 4 आंसर दिया है। 4 इज द राइट आंसर। इसका ए, जीभ में, इसोफेगस के प्रारंभिक भाग में और फैरिंग्स में, जिन्हें भी हम अपनी इच्छा के अनुसार छू सकते हैं या उनको उपयोग में ला सकते हैं, वो हमारी ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो जो अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं उनको ऐच्छिक पेशियां, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, ये बोल रहा था। हाँ, वॉलेंट्री मतलब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है? उम्र का बढ़ना, आधुनिक जीवन शैली, निद्रा का नियमित ना होना या अंदरूनी बेचैनी। इसमें आपको 3 ऑप्शन का चुनाव करना है। नीरज जी डी कह रहे हैं, भावना जी भी डी कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी जी भी डी कह रही हैं। सब डी की ओर जा रहे हैं। सभी ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छे से आंसर कीजिए। राधिका जी सी कह रही हैं, शालिनी जी का 1 आया है फिर से। आशा राणा जी मैम 1 कह रही हैं। इसमें काफी मतभेद है इस आंसर में, और जिन्होंने 3 इसका आंसर दिया है वो राइट है, ए, सी और डी। निगम जी सैनी जी 3 कह रही है, इनका राइट आंसर है। उम्र का बढ़ना, सी निद्रा का नियमित ना होना और अंदरूनी बेचैनी इसका प्रत्यक्ष कारण है। उम्र का बढ़ना कैसे होगा? उम्र तो बढ़ती है वैसे भी। आंसर तो यही दिया गया है। एंजाइटी उम्र के साथ भी बढ़ जाती है ना, इसलिए चिंताएं वगैरह। जो आंसर दिया गया इसमें ये ए, सी, डी ही दिया गया है। उम्र का बढ़ना और निद्रा का नियमित ना होना, अंदरूनी बेचैनी। आधुनिक जीवन शैली नहीं दिया गया है। प्रत्यक्ष कारण के बारे में पूछा गया है। ओके, चलिए एक बार फिर देख लूंगी इसका आंसर को मैं, अगर इसमें डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 34, शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जा सकता है? पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन। किया जाना चाहिए सिद्धासन या भद्रासन। चंद्रकला जी कह रही है ए, शालिनी जी 4, नीरज जी भी डी, राधिका जी 4, आशा राणा जी 4, और सभी का 4 आंसर बिल्कुल ठीक है। सिद्धासन में करना चाहिए। शक्ति चालिनी जो मुद्रा है उसका अभ्यास हमें सिद्धासन के करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन हैं? गर्ग, वशिष्ठ, जैमिनी या पिपलाद। नीरज जी डी कह रहे हैं, शालिनी जी भी डी, और पिपलाद। निगम जी 4, चंद्रकला कोठारी जी भी 4, राधिका जी भी 4, प्रकाश मिश्रा जी भी 4, जय कृष्णा परिदा जी भी 4, और इसका 4 आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्नोपनिषद के ऋषि पिपलाद ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आपको मिलान करना है, और ये मिलान योगाभ्यास की अध्यापन विधियों में से लिया गया है।
योगिक चिकित्सा पद्धति है नियंत्रित निश्वसन, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, यौगिक अभ्यासों का स्वरूप, रेचक ध्यान, भ्रामक धारणा और मनोकायिक। आशा जी मैम का आया है 4, राधिका जी का आया 4, शालिनी जी 4, प्रकाश मिश्रा जी 4, भावना चौधरी जी 4। सभी के आंसर सही आ रहे हैं और इसका राइट आंसर है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं। भावना जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हेलो दी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है दी। फर्स्ट है योगिक चिकित्सा पद्धति है, तो ये एक भ्रामक धारणा है, यानी ये एक भ्रम है कि इससे सारे रोगी ठीक होते हैं, तो ये इसका थर्ड होगा। नियंत्रित निश्वसन होगा, इसका है रेचक करना, रेचक होता है यानी एक्सेल। और मन की वृत्तियों का नियंत्रण तो होता है, मतलब जो मन में वृत्तियां उठ रही होती हैं उनका होता है सी का है हमारा 2, यानी ध्यान के माध्यम से उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और यौगिक अभ्यासों का स्वरूप है मनोकायिक, जो हम अभ्यास करते हैं वो मनोकायिक हैं। ये इसका राइट आंसर है। 1 इज द राइट, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। थैंक यू भावना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है? ज्ञान विज्ञान, व्यक्त ज्ञान और अव्यक्त ज्ञान, या अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान। भावना जी 4, शालिनी जी भी 4, भावना जी 4D कह रहे हैं, चंद्रकला कोठारी जी D और राधिका जी भी 4, निगम जी D, आशा राणा जी भी 4। और इसका सभी राइट आंसर की ओर जाते हुए, और इसका राइट आंसर 4 ही है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये शिव संहिता का क्वेश्चन है। शिव संहिता में पूछा गया है, इसमें से आपको आकाश, वायु, तेज और जल, पृथ्वी दिया गया है। इसके मिलान करना है कि किसमें कितने गुण होते हैं। आकाश में कितने गुण हैं, वायु में कितने गुण हैं, तेज में कितने गुण हैं, जल में, पृथ्वी में। चंद्रकला जी B कह रही हैं, शालिनी जी C कह रही हैं, निगम जी C कह रही हैं, 3 कह रही हैं, भावना जी C कह रही हैं। चंद्रकला कोठारी जी भी C कह रही हैं, आशा राणा मैम जी भी C कह रही हैं। और सभी जिन्होंने भी इसका 3 या C आंसर दिया है वो बिल्कुल ही राइट है। जो आकाश है उसमें 1 गुण होता है और A का 3rd, और B 1 है। 2 वायु में 2 गुण, तेज में 3 गुण, जल में 4 गुण और पृथ्वी में 5 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 24, 12, 18 या 9? भावना जी ने कह रही है 18, शालिनी जी कह रही है 3, निगम जी 3, और सभी का आंसर ये सही जवाब है। प्रकाश मिश्रा जी C, आशा राणा जी भी C, राधिका जी भी C कह रही है 18, और इसका राइट आंसर ही 18 है। महाभारत में 18 पर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है? गुरु मतलब जो भारी होता है, त्रिदोष प्रकृति, वात एंड कफज प्रकृति, वातज एंड पित्तज प्रकृति एंड पित्तज एंड कफज प्रकृति। भावना जी 3 कह रही हैं, चंद्रकला कोठारी जी भी C, राधिका जी भी C, आशा राणा मैम C, प्रकाश मिश्रा जी भी C, जय कृष्ण परिदा जी भी C कह रहे हैं, और इसका आंसर भी C राइट आंसर है। वातज और पित्तज प्रकृति के लिए गुरु की प्रधानता वाले आहार करने चाहिए, क्योंकि हम कफ प्रकृति में नहीं ले सकते गुरु की, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वशिष्ठ संहिता भी हमें पढ़ाया तो नहीं गया है, मगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और
अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? गुरु, राहु, शुक्र या मंगल, बुध और रवि, चंद्र और शनि, शनि और बुध। शालिनी जी बन कह रहे हैं, ए एंड बी। राधिका जी भी ए, भावना चौधरी ए, और राधिका जी भी ए। राइट आंसर इसका ए ही है, ए एंड बी, गुरु और राहु, शुक्र और मंगल इसका राइट आंसर है। सभी ने राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है, मगर ये यूजीसी नेट द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया है। देख लेंगे एक बार सभी, अगर आपसे चुनाव हो पाता है तो। मगर इसमें डाउट है, उन्होंने इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका आंसर को आप स्क्रीनशॉट होगा, वो तो थर्ड होगा ना, लेकिन बी का थर्ड इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए। हाँ, तो इसलिए डाउट ही है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है यम, रम, लम या वम। भावना जी 2 कह रही हैं, शालिनी जी भी 2 कह रही हैं, और आशा राणा मैम भी 2 कह रही हैं, निगम सैनी जी भी 2 कह रही हैं। तो इसका सभी सही जा रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी भी जय कृष्णा परिदा, प्रकाश मिश्रा जी, राधिका जी भी 2, और इसका राइट आंसर 2 ही है, रम। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 44, योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश क्या हैं? अस्मिता, द्वेष, राग, अहंकार या क्रोध। अविद्या से जो उत्पन्न होता है वो बताना है। और सभी भी, शालिनी जी, भावना जी, निगम जी, सभी 2 कह रहे हैं। राधिका जी भी 2 कह रहे हैं। प्रकाश मिश्रा जी भी 2 कह रहे हैं बी, और इसका राइट आंसर बी ही है, चंद्रकला कोठारी जी भी। राधिका जी, आप बताना चाहेंगे कि अविद्या से कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, क्लेश कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? जी जी, द्वेष, राग और राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसमें दिया नहीं, अहंकार और क्रोध नहीं। हाँ, कौन कौन से 5 क्लेश होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ जी, अभिनिवेश इसमें नहीं दिया गया है इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें राग, द्वेष, हाँ, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो भी उनके सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? ज्ञान, विवेक ज्ञान या प्रतिज्ञान या कारक ज्ञान। और शालिनी जी 2 कह रही है, प्रकाश मिश्रा जी 2, भावना जी 2, निगम जी 2। हाँ, चंद्रकला कोठारी जी 2 कह रही हैं, बी कह रही हैं। तो इसका राइट आंसर भी 2 है, विवेक ज्ञान। कोई इसकी सूत्र संख्या बता सकता है, कौन से पाठ से लिया गया है? नहीं, तो मैं बता देती हूँ। क्या कह रहे हैं? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान तो है, ये आपका विभूति पाठ से लिया गया। विभूति पाठ का 53 आपका इसका सूत्र है, जाति लक्षण देश संते तारे विच्छेद दातुल्यम पोस्ततः प्रतिपति। ये इसका थर्ड विभूति पाठ से लिया गया है, विवेक ज्ञान। जब दोनों एक समान प्रतीत होने वाली वस्तु में सभी भेदों को जो प्रत्यक्ष करा दे उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 46,
दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? शारीरिक विकार, मानसिक विकार, स्नायुविक विकार या मनोस्नायुविक विकार? दुश्चिंता और अवसाद। राधिका जी 2 कह रही हैं, निगम जी 2, भावना जी 2, आशा राणा जी 2, चंद्रकला कोठारी मैम 2, प्रकाश मिश्रा जी 2, जय कृष्ण परिदा जी 2 और सभी आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर मानसिक विकार है। मानसिक विकार के कारण ही दुश्चिंता और अवसाद प्रकट होते हैं या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 47। श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं। पॉन्स वेलोराई में या मेडुला ऑम्ब्लेगेटा में या सेरिबेलम में या मध्य मस्तिष्क में। श्वसन केंद्र के जो तंत्रिका तंतु होते हैं वे कहाँ कहाँ होते हैं? भावना जी 4 कह रही हैं, राधिका जी 2। इसमें 2 ऑप्शन का आपने चुनाव करना है। शालिनी जी 1। इस आंसर में काफी मतभेद है, सभी आंसर करें, जिसको जो सही लगता है वो आंसर करें। प्रकाश मिश्रा जी बी कह रहे हैं, भावना जी 4 या 1 में से किसी एक को कह रही हैं, निगम जी 3 कह रही हैं। लगा, चलिए मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर 1 है, ए एंड बी। पॉन्स में और मेडुला ऑम्ब्लेगेटा जो है इसमें हमारे जो श्वसन केंद्र की तंत्रिका तंतु होती हैं वो अवस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 48। Vermiform appendix is an outer growth of इलियम, जेजुनम, ascending colon या सीकम। जो अपेंडिक्स होता है उसकी आउटग्रोइंग कहाँ से होती है वो बताना है। शालिनी जी 4 कह रही, प्रकाश मिश्रा जी भी 4, निगम जी भी 4, भावना चौधरी जी भी 4, सभी का एक ही ओर जाते हुए राधिका जी भी 4, चंद्रकला कोठारी जी भी 4 और इसका राइट आंसर 4 ये जो सी कम है वहीं से अपेंडिक्स की हमारी शुरुआत होती है, वहीं पर अपेंडिक्स होता है। जहाँ पर हमारी छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत का आरंभ होता है वहाँ पे हम उसको सीकम बोलते हैं और वहीं पर हमारा अपेंडिक्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आशा राणा मैम जी भी 4 आंसर इसका दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ऑक्सीजन युक्त रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी में प्रभावित होता है? प्लमोनरी आर्टरी, एब्डोमिनल एरोटा, हेप्टिक आर्टरी, एड्रीनल आर्टरी। राधिका जी ए कह रही हैं, आशा राणा मैम ए और भावना जी ए, निगम जी ए। 1 सभी का आंसर आ रहा है और सभी का 1 आंसर आ रहा है और इसका आंसर भी ये सही है, प्लमोनरी आर्टरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास षट संपत्ति से संबंधित हैं? वैराग्य, शम, दम, समाधान या मुमुक्षुत्व। इसमें से आपने 3 आपने चुनाव करने हैं। ये हमारा ज्ञान योग से लिया गया है ये आंसर। शालिनी जी 3 कह रही हैं, प्रकाश मिश्रा जी ए कह रहे हैं, निगम जी 3 कह रही हैं, राधिका जी ए, भावना जी ए, चंद्रकला कोठारी जी इसका सी आंसर दे रहे हैं और जिन्होंने भी इसका सी आंसर 3rd आंसर दिया है वो राइट है। इसका राइट आंसर बी सी डी है, शम,
दम और समाधान ये षट संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। कोई बता सकता है कि हमारे ज्ञान योग में कितने षट संपत्ति में कौन कौन से साधन हैं? 8 है ना, सम दम उपरति तितिक्षा। 6 है, 6। हाँ, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये हमारे ज्ञान योग से लिया गया है। ज्ञान योग में बहिरंग साधन है और अंतरंग साधन है। और ये जो लिया गया षट संपत्ति, बहिरंग के भी 4 साधन होते हैं, 4 साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो इसमें जो 3rd नंबर पर षट संपत्ति आती है, तो षट संपत्ति के भी 6 षट संपत्ति में 6 हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 51, हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किसमें लाभप्रद है? तंद्रा में, नेत्र रोगों में, प्रतिशय में या वातज रोगों में? भावना जी 1, शालिनी जी भी 1, प्रकाश मिश्रा जी 1 ए, चंद्रकला कोठारी जी ए, राधिका जी ए, जय कृष्णा परिदा जी ए, सभी आंसर 1 की ओर जा रहे हैं। आशा राणा मैम 1, तो इसका राइट आंसर 1 ही है, ए और बी। मतलब कि जो आपका हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक में, तंद्रा में और नेत्र रोगों में ये इसमें लाभप्रद होती है। सभी का आंसर ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास की अध्यापन विधियों के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थान होता है? ध्यानात्मक आसन, शिथिलात्मक आसन, संवर्धक आसन, शिथिलता है ध्यानात्मक आसन। सबका 3rd आंसर आ रहा है, भावना जी, आशा जी, निगम जी, प्रकाश जी और राधिका जी। और इसका राइट आंसर 3rd ही है, संवर्धक आसन, जिसमें निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थान होता है। इसका राइट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें जो हमारे 16 आधार हैं उनको क्रम से लगाना है। पाद अंगुष्ठम, नाभि, तलवाधार, मूलाधार और ललाटधार, ये कौन से नंबर पे हैं ये लगाना है? भावना जी 4 कह रही हैं, निगम जी भी 4, शालिनी जी भी 4, 5, शालिनी जी 4, आशा राणा जी 4, प्रकाश मिश्रा जी 4, चंद्रकला कोठारी जी भी 4। चंद्रकला कोठारी जी, आप इसको बताएंगे जरा? सभी का आंसर 4 सही है, बिल्कुल सही है। जी, मिलान पादाकुष्ठम 3rd ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट में आता है, तो प्रथम 3rd वाला ऑप्शन हो गया ए का। नाम बी का 4th ऑप्शन सिस्टम, ठीक है। क्या, और तलवाधार सी का ऑप्शन 2nd, 10वां नंबर, और डी भूमध्याधार 5th, 12, और ललाटाधार ई का ऑप्शन 1st वाला 15। ठीक है, और किसी को 16 आधार याद है तो वो बता सकते हैं। वो जो मर्म नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? मर्म स्थल जो बताए थे वही वाला, पादनुष्ठ, गुल्फ संधि। हाँ, 16 आधार होते हैं ना हमारे यहाँ, मर्म के जो हैं वही हैं। पादनुष्ठान, गुल्फ संधि, पिंडिका मध्य, जानु मूल, फिर जानु आता है, फिर उरु मध्य आता है, फिर हमारा पायु मूल आता है, उसके बाद हम देह मध्य आ जाएंगे, फिर लिंग, नाभि, हृदय मध्य, कंठकूप, जीवा मूल, नासा मूल, नेत्र प्रदेश और भूमध्य, ललाट और ब्रह्मरंध्र। मगर ये जो सिद्धांत पद्धति में दिए गए हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, इसमें इनके थोड़े से नाम अलग हैं, जैसे पादंकुशधार, मूलाधार, गुदाधार, मेड़, उद्यान, नाभि, हृदयधार, कंठाधार, घटिकाधार, तालुधार, जिह्वाधार, भूमध्य, नासिका,
अधारम, नासा मूलक और कपाटधार और ललाट धारम है। ये इसके 16 आपके आधार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 54। ये हमारा योगाभ्यास की अध्यापन विधियों में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अग्निसार के अभ्यास से औद्रिक गतियों में पुनरावृत्ति होती है और उदर का संकुचन क्षेत्र नाभि के पास होता है। 20 का तर्क क्या कह रहे हैं? औद्रिक पेशियों को पूर्ण श्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणी एवं कपालभाति वक्ष छद से संबंधित अभ्यास है। तो इसका शालिनी जी दोबारा दे देंगे ना, देख नहीं पाए। भावना जी 1, राधिका जी ए, चंद्रकला कोठारी जी ए, निगम जी ए, सभी ए की तरफ जा रहे हैं। शालिनी जी भी ए कह रही हैं। एक बार ध्यान से पढ़ें और फिर दोबारा से इसका आंसर देने की कोशिश करें। 1 आंसर इज द रॉन्ग। आशा राणा मैम 2 कह रही हैं। शालिनी जी 3 कह रही हैं। भावना जी 2 कह रही हैं। तो इसका राइट आंसर 2 ही है, क्योंकि इसमें ऊपर दोनों तो सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, मगर ऊपर अग्निसार की ही चर्चा की है और नीचे कपालभाति की भी चर्चा इन्होंने कर दी है। तो ये एक दूसरे से वो मेल नहीं खा पाएंगे, इसलिए ये आर ए की सही व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविराम विधि और विराम विधि किसकी विधियां हैं? प्रत्यक्षण, संवेदन, अवधान या अधिगम? मनोविज्ञान का ये क्वेश्चन है। शालिनी जी 4 कह रही हैं। राधिका जी भी 4। भावना जी का भी 4 आया है आंसर। चंद्रकला जी भी 4 कह रही हैं। चलिए ठीक है, शालिनी जी आप इसको बता पाएंगे कि अधिगम क्यों है? आंसर तो ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा था, मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन ये अधिगम के अंदर ही आती हैं। अच्छा ठीक है, तो ये अधिगम के अंतर ये विधियां बताई गई हैं, और अविराम विधि और विराम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार महाभूत पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु ना होना, चंद्रमा का प्राकट्य और सूर्य का आभास। इसमें से आपने 3 ऑप्शन चुनने हैं। शालिनी जी 1 कह रही हैं। भावना जी भी 1, चंद्रकला कोठारी जी 1, निगम जी 1, राधिका जी 1 और प्रकाश मिश्रा जी ABC जी मतलब कि 1, और सभी 1 की ओर जा रहे हैं। और इसका राइट आंसर भी 1 है, ABC, रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था और अकाल मृत्यु का ना होना। ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 57। शिव संहिता के अनुसार इड़ा नारी का दूसरा नाम क्या है? वर्णा, चित्रा, सुषुम्ना और ब्रह्म। राधिका जी ए कह रही हैं। प्रकाश मिश्रा जी भी ए कह रहे हैं। निगम सैनी जी भी ए। भावना जी A1 और सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी भी ए कह रही हैं और इसका राइट आंसर ए ही है, वरुणा। शिव संहिता का ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम वरुणा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 58, इसमें भी आपका पतंजलि योग दर्शन से इसमें सूत्र दिए गए हैं और सूत्र के पाठ को आपने मिलान करना है। शालिनी जी 1, भावना जी 1, आशा राणा जी 1, प्रकाश मिश्रा जी 1, चंद्रकला कोठारी जी 1, निगम जी 1, और सभी 1 की ओर जा रहे हैं और इसका 1 ही राइट आंसर है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1 ठीक था। हाँ, जो आपकी नाड़ी पूछी गई हुई थी, ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम वरुणा ही है। 1 क्वेश्चन था, आंसर 1 ही था। सबने सही आंसर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी आंसर 1 ही है। जो आपका तत्पुरम पुरुषख्याते व्यतिष्णम, ये आपका समाधि पाद से लिया गया है। वितर्क बाधने प्रतीक्षा भावनम साधन पाद है। प्रत्यस्य प्रचित्त ज्ञानम आपका कैवल्य विभूति पाद है। और कर्म शुक्ला कृष्णा योगिना, जो ये सूत्र दिया ये आपका कैवल्य पाद से लिया गया। सबका 1 आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही आसान क्वेश्चन। स्वात्मा राम के अनुसार वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई क्या होती है? सभी का आंसर तेज गति से आता हुआ, सभी के आंसर 4 आ रहे हैं। भावना जी, प्रकाश जी, निगम जी, आशा जी और चंद्रकला कोठारी जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं और इसका 4 आंसर इज द राइट आंसर, 4 अंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 60, हठ प्रदीपिका एवं घरेण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों में कास या खांसी दूर होता है? उज्जाई से, वस्त्र धौती से, मयूरासन से या महामुद्रा से? इसमें से 3 ऑप्शन आपने चुनने हैं। किनसे खांसी दूर होती है? भावना जीवन, शालिनी जीवन, प्रकाश जीवन, निगम जीवन, राधिका जीवन, और सभी के आंसर सब सही आ रहे हैं। आशा जीवन, और इसका 1 आंसर इज द राइट। ए, बी और डी इसका सही आंसर है। उज्जाई, वस्त्र धौती और महामुद्रा। मयूरासन नहीं है, मयूरासन से तो विष का नाश होता है और खांसी के लिए जो होता है वह उज्जाई, वस्त्र धौती और महामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइट से, निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जो हमारी फैट की जो मात्रा है उसके अनुसार घटते क्रम में ले जाना है। बादाम, मूंगफली, अखरोट और काजू। सभी आंसर करें जिसको जैसे भी आए। निगम जीवन, शालिनी जी भी 1 कह रही हैं, आशा राणा मैम 4 कह रही हैं, भावना जी 4 कह रही हैं। जिन्होंने भी 4 आंसर दिया है वह राइट है। चंद्रकला कोठारी जी ने भी 4 दिया है। 4 इज द राइट आंसर। सी आपका आ जाएगा अखरोट, फिर काजू, फिर मूंगफली और फिर बादाम। घटते क्रम में ले जाना है। सबसे ज्यादा आपका अखरोट में, फिर काजू में, फिर मूंगफली में और फिर बादाम में फैट की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी आपको मिलान करना है। आपको इधर दिया हुआ है आसन। आसन क्या है? मुद्रा, प्राणायाम और क्रिया। इसमें भी मिलान करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। शालिनी जीवन कह रही है, भावना जीवन, निगम जीवन, आशा राणा मैम 1, प्रकाश जीवन, राधिका जीवन, चंद्रकला जीवन
और सभी का ये वन आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन, और सभी का आंसर सही है। आसन जो है आपका सेतुबंध आसन, मुद्रा आपके आगे विपरीत करनी, प्राणायाम आपके आगे सूर्य भेदी, और क्रिया आपके आगे कपाल भाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 63, भगवत गीता के अनुसार क्रम बताइए। आपके ये अध्याय के नाम है, अध्यायों को क्रम से लगाना है। पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्त विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग या मोक्ष संन्यास योग, इनको आपने क्रम से लगाना है। भावना जी 4 कह रही हैं। शालिनी जी भी 4, आशा राणा जी 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इनके योग के जो गीता के अध्याय इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ये हर बार ये क्वेश्चन दिखाई देता है, इसमें हमारे अध्यायों को क्रमबद्ध लगाने के लिए कहा जाता है। कोई बता सकता है? भावना जी आप बता दीजिए इसे। दी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है। दी इसका सबसे पहले आ जाएगा सी यानी गुणत्रय विभाग योग, फिर ए आ जाएगा पुरुषोत्तम योग, देन बी है इसका देवासुर संपदा जिसमें असुरी और देवी संपदा के बारे में बताया है, देन इसका है श्रद्धा त्रय विभाग योग, फिर ई लास्ट में जो होता है मोक्ष की प्राप्ति लास्ट में ही होती है, इसलिए सबसे लास्ट में मोक्ष संन्यास योग, तो इसका 4th हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड भावना जी, आंसर सही है। और इसका ध्यान रखते हुए हम इन सभी को याद कर लेंगे इनके अध्यायों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 64, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। राधिका जी ए, शालिनी जी ए, निगम जी ए 1, भावना जी 1, प्रकाश मिश्रा जी 1, और इसका राइट आंसर ही 1 है। प्राणायाम, सभी सही आंसर दे रहे हैं, प्राणायाम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 65, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। योग का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति, परम शक्ति की प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति। भावना जी कह रही हैं 2, शालिनी जी भी 2, निगम जी भी 2, प्रकाश जी 2, चंद्रकला जी 2, राधिका जी 2, आशा राणा जी 2, और इसका राइट आंसर 2 ही है, कैवल्य की प्राप्ति इसका राइट आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 66, किन रसों के प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों प्रकार की व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है? कटु, कषाय, मधुर या तिक्त? इसमें से आपने 2 ऑप्शन चुनने हैं जो पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। शालिनी जी सी कह रही हैं, निगम जी भी सी, और चंद्रकला कोठारी जी भी सी। बहुत ही स्पीड में देते हुए आंसर। भावना जी भी सी, और इसका राइट आंसर सी ही है, बी एंड डी, कषाय एंड तिक्त। ये दोनों ही, आशा जी भी 3 कह रही हैं, ये दोनों ही आहार पित्त प्रकृति और जो कफज प्रकृति दोनों में ही लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्रकाश जी भी सी कह रहे हैं, राइट इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67, श्वेतास्वर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? शालिनी जी 2 कह रही है, सांख्य योग। भावना जी भी 2 कह रही हैं। सभी आंसर करेंगे। प्रकाश जी भी बी कह रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी, आशा जी, निगम जी भी 2 कह रही हैं, और सभी का आंसर ठीक आ रहा है, सांख्य योग इसका राइट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68। घरेण संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम या आसन? वन, सभी वन की ओर जाते हुए शालिनी जी, भावना जी, प्रकाश जी, चंद्रकला जी और आशा जी सब वन आंसर दे रहे हैं और सभी को इसका आंसर पता है और इसका राइट आंसर मुद्रा ही है। मुद्रा के द्वारा हम स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको उपनिषद दिए गए हैं और उसकी अवधारणाएं पूछी गई हैं। प्राण और रई की अवधारणा किसमें है, ब्रह्म की अवधारणा किसमें है, पंचकोश की अवधारणा किसमें है और कर्म निष्ठा की अवधारणा किसमें है। इसमें आपको ये मिलान करना है। डी, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा। पूजा जी थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेंगे। शालिनी जी वन कह रही हैं। आशा जी भी वन। प्रकाश जी वन। निगम जी वन और इसका राइट आंसर वन ही है। कोई बताना चाहेगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा तो कर सकते हैं। जो प्राण और रही की अवधारणा बोली गई है वो प्रश्नोपनिषद में है और ब्रह्मा की अवधारणा है वो ऐत्रेय उपनिषद और पंचकोश तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है और कर्म निष्ठा जो बोली गई है वो ईशावास्य उपनिषद में बताई गई है। हाँ, ये आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 70। अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है अस्तय से, तप से, संतोष से, स्वाध्याय से? भावना जी 3 कह रही हैं और आशा जी, राणा जी भी मैम 3, निगम जी 3, शालिनी जी 3 और इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, संतोष से। हम थोड़ा टाइम को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे। प्रकाश जी भी सी कह रहे हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार मूल बंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं? नाद, नाद है समान वायु, प्राण है अपान वायु, प्राण है समान वायु, प्राण है उदान वायु? सेकंड भावना जी सेकंड कह रही है, निगम जी भी सेकंड कह रही है और इसका शालिनी जी भी सेकंड, प्रकाश जी भी सेकंड और इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, प्राण व अपान वायु। चंद्रकला जी भी सेकंड कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 72। इसमें भी आपको मिलान करना है। इसमें आपको योग बताए गए हैं, ये आपके सिलेबस से क्वेश्चन है। अष्टांग योग किसमें दिया गया है? षडांग और हठ योग और ध्यान योग। शालिनी जी 2 कह रही हैं। आशा जी भी 2। भावना जी 2, चंद्रकला जी 2 और ये इसका राइट आंसर है। 2 इज द राइट आंसर। अष्टांग योग आपका त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, षडांग योग ध्यान बिंदु उपनिषद में, हठ योग आपका योगराज उपनिषद में और ध्यान योग आपका आ गया श्वेताक्षर उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 73। घरेण संहिता के अनुसार सांभवी जायते ध्रुवम लाभ किसका है? धौती का, त्राटक का, नेति का या कपालभाति का? शालिनी जी 3 कह रही हैं, भावना जी भी 3, सभी 3 की ओर जा रहे हैं। प्रकाश जी, चंद्रकला जी और सभी सी की तरफ जा रहे हैं और इसका राइट आंसर सी ही है, त्राटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। को योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों के कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 4, 3, 5 या 2? शालिनी जी 4 के 4 आंसर दिया है, मतलब कि 2। भावना जी भी 4, निगम जी भी 4। सभी सही आंसर की ओर जाते हुए व्याधियों को
इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 टाइप्स की बताई गई है। रोग तो हमें 2 प्रकार बताए, व्याधि और व्याधि, और व्याधि के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, समान व्याधि, और इसके 2 प्रकार हैं, समान व्याधि और सार व्याधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 75, पतंजल योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 5, 4 या 7? शालिनी जी 1, आशा राणा जी 1। ध्यान पूर्वक इसका आंसर दीजिए, अभी आंसर सही नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत गहराई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं, ये दूसरे पाठ से लिया गया है, साधन पाठ से। भावना जी 2 कह रही हैं, निगम जी भी 2 कह रही हैं। अब थोड़े आंसर सही आने शुरू हुए हैं। 4 टाइप्स। भावना जी आप बता सकते हैं 4 टाइप्स कौन से हैं? हाँ दीदी, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, आलिंगानी, 4 तरीके के हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, और इसका 4th आंसर इज द राइट आंसर। इसके 4 प्रकार हैं, भावना जी ने हमें भी बता दिए 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 76, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 5, 4 या 7? पारंपरिक रूप से शालिनी जी ने 1 कहा है। अभी किसी के कोई आंसर नहीं आ रहे हैं। अभी निगम जी 4 कह रहे हैं, प्रकाश मिश्रा जी 1 ए कह रहे हैं, भावना जी भी 4, और चलो मैं बता रही हूँ, इसका राइट आंसर 2 है। पारंपरिक रूप से 2 हैं। अब कौन कौन सी है ये? अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। शालिनी जी ने मैसेज भी कर दिया है, वेरी गुड शालिनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित योगाभ्यासों को घरेण संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आसन, प्राणायाम, तत्वज्ञान, न्यास और नाड़ी शुद्धि। अभी किसी का कोई मैसेज नहीं आया है। चलिए हिंट दे देती हूँ, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका पंचम उपदेश से लिया गया है, घृण संहिता के। भावना जी 1 कह रही हैं, शालिनी जी 3 कह रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर आपका 3 है। शालिनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शालिनी जी एक बार बता देंगे सभी को। इसमें जो मला कलुषु नाड़ियों वाला श्लोक है उसमें से ये लिया गया है। पहले आसन होता है, फिर उसके बाद न्यास होता है, मतलब आसन का फल होता है, आई थिंक, जहां मुझे लगा। न्यास मतलब गुरु को प्रणाम करना। हाँ, अच्छा। और फिर उसकी नाड़ी शुद्धि होती है, फिर हमारा प्राणायाम होगा, और लास्ट में जो है हमारा तत्व ज्ञान आएगा। हाँ जी, मैं श्लोक संख्या बता देती हूँ, ये घृण संहिता के पंचम उपदेश से 37 नंबर श्लोक है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इसमें आपको रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम से जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है।
नेक्स्ट इसका है औषधि एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। इसमें तर्क दिए हुए हैं, आपको इनका चुनाव करना है। शालिनी जी 3, भावना जी 3, प्रकाश जी सी, जिन्होंने भी सी आंसर या 3 आंसर दिया है इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जो है वो सही है और जो सेकंड कथन है गलत है। रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहार नियंत्रण रखने से सही भोजन उचित शारीरिक श्रम से इसमें ये अच्छे परिणाम दे सकता है। अगर हम इस पे नियंत्रण करें, रजोगुण वाले आहार पे हम नियंत्रण करें तो हमारी डायबिटीज सही हो सकती है। मगर औषधि और इंसुलिन के प्रयोग डायबिटीज में मूल कारण तक हम नहीं जा सकते खाली औषधि और इंसुलिन से। हमें उसके साथ योग भी करना पड़ेगा और अपने आहार और विहार में भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी डायबिटीज को सही कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट आंसर इसका सही है और सेकंड इसका जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित मुद्राओं को निम्नलिखित में से प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर बंध और महाबंध। शालिनी जी 4 कह रही हैं। मैसेज करें। आशा जी 4, प्रकाश जी 4, राइट आंसर है इसका 4। मूलबंध, उद्यानबंध और जालंधर बंध और महाबंध इसका राइट आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 80, मनोवैज्ञानिक के अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? चेतना कितने प्रकार से है? 2, 6, 4 या 8? ये भी अभी मनोविज्ञान है, हमने पढ़ा नहीं है। अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। चेतना के 4 प्रकार बताए गए हैं। निगम जी, हाँ शालिनी जी, मगर इसका आंसर जो है वो 2 है। इसमें 2 प्रकार से बताए गए हैं। आपका हो गया एक तो अवचेतन और चेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड हो गया। हाँ हाँ, मगर ये कार्य पूछ रहे हैं ना, कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो हाँ 2 ही होगा इसका। मगर जो इसका आंसर उन्होंने दिया है वो 2 दिया गया, 1 लिया गया इसका आंसर। पता है आपको? नहीं, ये 2 ही होगा, चेतन और कॉन्शियस और वो सबकॉन्शियस होता है शायद, और फर्स्ट ऑप्शन सही है। 2। मगर मनोविज्ञान के अनुसार हमारे चेतना के 2 प्रकार दिए गए हैं और जो हमारे वेदांत हैं उनके अनुसार हमारे चेतना के 3 प्रकार दिए गए हैं। वो भी वेदांत चेतन, अवचेतन और अचेतन। और मगर मनोविज्ञान के अनुसार 2 ही है, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए पूजा जी, और आगे जारी रखना है या टाइम को देखते हुए क्या करना है बताइए? 10 क्वेश्चन और बचे हैं। दीदी करा दो, 10 बचे हो जाएंगे। देख लो, क्योंकि हम ही लोग हैं, बाकी तो सब चले गए, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाला छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें तर्क, अभिकथन और तर्क है। तप देवव्रत की प्राप्ति का एक मार्ग है। तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर, मन और एवं इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है ताकि चेतना देवदत्त तत्व को प्राप्त कर सके।
शालिनी जी 1 कह रही हैं। इसमें तप के बारे में बताया गया। निगम सैनी जी 1, आशा जी 1। सभी सही जवाब दे रहे हैं और इसका राइट आंसर 1 ही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 82। ईशोवास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में घिर जाता है? मात्र अविद्या की, मात्र अविद्या की, अविद्या और विद्या दोनों की, ना अविद्या ना विद्या की। भावना जी भी कह रही हैं। इसमें से 2 ऑप्शन का चुनाव करना है। शालिनी जी भी 2 कह रही हैं। सभी मैसेज करें सभी। मगर इसका राइट आंसर, आशा जी भी 2 कह रही हैं, मगर इसका राइट आंसर आपका 1 है। ए एंड बी, मात्र विद्या की और मात्र अविद्या की। साधक अंधकार में घिर जाता है। केवल वो विद्या की ही, वो विद्या से ही नहीं जीत सकता और ना मात्र अविद्या से ही वह उपासना कर पाता है। अगर वो केवल विद्या की ओर ही जाएगा तब भी वह अंधकार को पार नहीं कर सकता, और मात्र अविद्या को भी अगर वो करे तो वह भी उपासना नहीं कर पाएगा और परमात्मा को नहीं जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 83। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान है। पैर के अंगूठे, घुटने, जंघाएं, नाभिमंडल या हृदय? शालिनी जी 3 कह रही हैं। निगम जी भी 3, भावना जी भी 3। निगम जी इसको एक बार बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। आशा राणा जी भी 3। इसमें बताया गया है पैर का अंगूठा और हमारा नाभिमंडल और हृदय। ये आपका राइट आंसर है। इसमें 2 चीजें और बताई गई हैं, आप बता सकते हैं कौन सी 2 और चीजें हैं? नहीं, ये मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। एक है आपका मुख और नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि और पैर का अंगूठा। ये 5 चीजें त्रिशिखु ब्राह्मण उपनिषद में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और इसका थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, ADE। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। शालिनी जी ने कहा 3, राधिका जी 3, भावना जी 3, निगम जी 3, और सभी राइट आंसर की ओर जा रहे हैं। इसका थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। त्रयोदश 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85। योगा अभ्यास की अध्यापन विधियों के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया में कितने घटक हैं? भावना जी 2 कह रही हैं। शालिनी जी भी 2, राधिका जी भी 2, और इसका सभी राइट आंसर की ओर जा रहे हैं, और इसका 2 आंसर इज द राइट। इसके 6 घटक बताए गए हैं। किसी को भी 6 घटक याद है तो बता देंगे एक बार, कौन कौन से हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसके जो 6 घटक बताए गए हैं, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय या क्रिया। नेक्स्ट 6 नंबर है पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 86। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न को किस व्यक्ति में संबंधित है? जो अन्न है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? भू, भुआ, स्व या मह? भावना जी 1 कह रही है भू, शालिनी जी भी 1, निगम जी भी 1। सभी रॉन्ग आंसर की ओर जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे और दोबारा से इसका आंसर करें। राधिका जी 4,
इसका राइट आंसर 4 है, मह। हमें जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें 16 प्रकार की वेदें बताई गई हैं, और इसमें जो राइट आंसर है मह, जो अन्न में आती है वो मह है। मह मतलब कि अन्न में आता है, और ये हमारी शिक्षावल्ली से लिया गया है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से, और इसका 4 आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? क्षण, क्रम, परिणति या क्षण क्रम? शालिनी जी 2 कह रही हैं, और भावना जी 2, निगम जी भी 2, और ये सभी का आंसर सही आ रहा है। आशा जी भी 2, राधिका जी 2, और ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका 2 आंसर इज द राइट आंसर, क्रम होता है। कोई इसका श्लोक संख्या बता सकता है ये कहाँ से लिया गया है? शालिनी जी आप बता सकते हैं? ये कैवल्यपाद से लिया गया है। श्लोक संख्या तो मुझे भी नहीं याद आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 88, योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है? विषयवती प्रवृत्त्यालोक संन्यासात, बहिर्कल्पिता या प्रकृति लय? शालिनी जी 2 कह रही हैं। ये भी हमारे विभूति पाठ का क्वेश्चन है पतंजलि के। भावना जी भी 2, निगम जी 2, सभी राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं। आशा जी भी 2, और इसका राइट आंसर यही है, प्रवृत्त्यालोक संन्या। इसमें 3 जब ये हमारा जागृत हो जाता है, सूक्ष्म व्यवधान और दूर देश की स्थितियों का हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें विवेक ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हठरत्नावली के अनुसार चित्त वृत्तियों का नियंत्रण को कहा गया है? योग, शुद्ध योग, महायोग या विशुद्ध योग? राइट आंसर शालिनी जी का, भावना जी का और निगम जी का सभी का 2 आंसर आ रहा है, और इसका आशा जी का 2, ये राइट आंसर है। महायोग इसका राइट आंसर है। चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण को महायोग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 90, आज का लास्ट क्वेश्चन। गीता द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शम का अर्थ बताइए? अंतकरण का निग्रह, इंद्रिय नियंत्रण, कामना नियंत्रण या विषयों का निग्रह? अभी किसी के मैसेज नहीं आ रहे हैं। आशा जी 2 कह रही हैं इंद्रिय नियंत्रण। शालिनी जी भी 2, मगर 2 इसका राइट आंसर नहीं है। निगम जी 1 कह रही हैं, भावना जी 4 कह रही हैं। चलिए हिंट दे देते हैं, ये आपके 18वें अध्याय से लिया गया है। चलिए इसका मैं ही बता देती हूँ, इसका 1 आंसर इज द राइट आंसर। अंतकरण का निग्रह इसका राइट आंसर है। शम का अर्थ है अंतकरण का निग्रह, और ये आपके 18वें अध्याय के 42 श्लोक से लिया गया है। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं, 18वें श्लोक का 42वां श्लोक। और इसी के साथ आज की क्विज को हम खत्म करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए। 18वें अध्याय का 42वां श्लोक। आंसर क्या था इसका? कौन सा ऑप्शन सही था? अंतकरण का निग्रह, फर्स्ट आंसर। हाँ ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूजा जी, और सभी को थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी, आपने कमाल कर दिया आज। हम लोगों ने मतलब पूरा एक सेट खत्म कर दिया। थैंक यू। मतलब पता भी नहीं चला, हम लोग जुड़ के इतने अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे क्षमा करना, और अपना चलिए ठीक है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने कराया रिवीजन। थैंक यू, आपका भी थैंक यू।
चलिए शांति पाठ कर ले। थैंक यू पुष्पा जी, जी, बहुत जी। अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू आशा जी। चलिए सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और एक लंबे गहरे श्वास के साथ सर्वे भवन्तु सुखनों के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। लंबे गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाएं। सभी को नमस्कार और आज की कक्षा का विराम। थैंक यू दी। थैंक यू।